नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक विशेष कार्यक्रम हम हेमंत अत्री जी के साथ लेकर आए हैं। अत्री जी को ले आइए। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। आज मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार साहब एक बार फिर अवतरित हुए। आप सबने देखा होगा, अवतरित हुए तो ऐलान किया, और ऐलान किया तो किस बात का ऐलान किया, खबर लेके आइए जरा। राजस्थान, एमपी, यूपी बंगाल समेत 12 राज्यों में होगा एसआईआर। आज रात फ्रिज होगी वोटर लिस्ट। कल से प्रोसेस शुरू, 7 फरवरी तक। ये जो कार्रवाई है, जो एसआईआर है, ये 7 फरवरी तक चलेगी। हटा दीजिए। 12 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं वो सूची भी लेकर के आइए। ये 12 राज्यों की सूची है जहां पर एसआईआर होगा। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। हटा दीजिए। अब विधानसभा चुनाव अगले साल कहां कहां है, जरा वो भी सूची लेकर आइए। ये वो तमाम राज्य हैं, 5 राज्य जहां अगले साल चुनाव होना है। असम है, 1.7 करोड़ 2004 में यहां जब एसआईआर हुआ था तब यहां पे मतदाता थे। अभी 2.6 करोड़ हो गए हैं। तमिलनाडु है 4.6 करोड़ 2003, 6.3 करोड़ अब। पश्चिम बंगाल 5.8 करोड़ 2002, 7.4 करोड़ अभी की संख्या मतदाताओं की। केरल 2.3 करोड़ 2003 में थे, 2.8 करोड़ अब यहां पे संख्या है मतदाताओं की। और पुडुचेरी 7 लाख 2003 में थे, 10 लाख अभी मतदाताओं की संख्या है। हटा दीजिए। हेमंत जी, बहुत सारी बातें आज ज्ञानेश कुमार जी ने कही, खूब सारी बातें कही। जब भी आते हैं खूब बोलते हैं, दिल खोल के बोलते हैं, ऐसा लगता है। क्या वाकई में इतना सब कुछ बताने के बाद, इतना सब कुछ बोलने के बाद ज्ञानेश कुमार जी ने क्या सब कुछ बता दिया, या कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी तहकीकात करनी पड़ेगी, जिसको ज्ञानेश कुमार जी छिपाते हुए नजर आए? जी। स्वप्निल भाई नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी साधुवाद। आपको क्या आपने इस बात को पकड़ा कि ज्ञानेश गुप्ता छुपा क्या रहे थे। हकीकत में जो हम्म। हमने पत्रकारिता सीखी है, उस पत्रकारिता हाँ। का एक मूल सिद्धांत है कि जो आप बताते हैं वो पीआर है, हम्म। और जो छिपाते हैं वो खबर है। तो वो आज खबर। ज्ञानेश गुप्ता ने क्या छुपाया, आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा सवाल जिसपे देश के गृह मंत्री पूरे बिहार में घूम घूम के, जिसपे बिहार के लोगों को लगातार चर्चा कर रहे हैं। अपनी तकरीर में, हर एक तकरीर में उन्हें आपने नोट किया होगा, हर भाषण में उनकी एक ही चीज होती है, घुसपैठिए। एक भी घुसपैठिए को हम्म। देश में नहीं रहने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। ठीक। जी। घुसपैठिया कौन होता है? जो विदेशी है। आज हम्म। जब ज्ञानेश गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक जर्नलिस्ट साथी ने स्पेसिफिकली सवाल पूछा कि बिहार की जो वोटर लिस्ट थी, उसमें शुद्धिकरण के दौरान कितने विदेशी पकड़े गए, कोट हम्म। अनकोट। ज्ञानेश गुप्ता ने 25 सवालों के जवाब दिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं नोट कर रहा था, एक सवाल जिसका जवाब नहीं दिया, वो यही सवाल था कि हम्म। बिहार में एसआईआर के दौरान कितने विदेशी पकड़े गए। इस विदेशी का मतलब घुसपैठी। हाँ ज्ञानेश हाँ गुप्ता हाँ। बता नहीं रहे कितने घुसपैठिए पकड़े गए, और अमित शाह को बिहार में घुसपैठिए के अलावा कोई पिच नहीं मिल रही बैटिंग करने हम्म। के लिए, खेलने के लिए। तो ये क्या है? हम्म। जब घुसपैठिए मिले तो आप बताइए। इसके दो मतलब हम्म। समझूंगा मैं, जैसा ना समझ आदमी तो छोटे सवाल समझ सकता है कि या तो वहां हम्म। पर इतने थोड़े घुसपैठिए थे कि इनको बताने में शर्म आ रही, या थे ही नहीं। और हम्म। अगर थे तो आप संख्या बताइए, क्या समस्या है उसमें? ठीक बात। ठीक। ठीक बात। और गृह मंत्री जी का कमाल देखिए, मैं हैरानी मानता हूं उनकी, दो साहस ही मानता हूं कि गृह मंत्री के पद पे होने के बावजूद वो एक ही बात करे कि घुसपैठियों को नहीं बख्शेंगे हम। एक बार राज्य की सरकार और बढ़ा दीजिए, एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। अपना भाई रिपोर्ट कार्ड अगर खुद ही दे रहे हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड देश के सामने खुद ही दे रहे, और रिपोर्ट कार्ड नाकामी का, माफ हम्म। कीजिएगा, हम्म। हम्म। नाकामी का। घुसपैठिए हम्म। के लिए जिम्मेदार कौन होता है? देश का गृह मंत्री। हाँ। और ऐसे जो पाकिस्तान और चाइना की साइड जाते हैं तो देश के रक्षा हम्म। मंत्री और हमारी हम्म। सेनाएं, हम्म। या अर्धसैनिक बल, या इसके अलावा कुछ। हम्म। तो ये हम्म। अमित शाह जी जो कह रहे हैं लगातार। अब हम्म। इनकी बात कीजिए, अपने क्या नाम है, ज्ञानेश गुप्ता जी की। चुनाव से हम्म। एसआईआर से पहले ये भी लगातार ये बात करते थे कि विदेशी घुसपैठियों के कारण उनको सूची से बाहर निकालना है।
अब तो बिहार की एसआईआर हो गई, चुनाव प्रक्रिया में आ गया। अब तो आज तो इस सवाल को उन्होंने साइड स्टेप क्यों किया, इसको चीज को मैं समझ नहीं पा रहा। अभी मेरी किसी चुनाव आयुक्त से बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये हुई वो हुई। उन्होंने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब ये क्यों नहीं बताया आपने कि कितने बिहार के अंदर विदेशी वोटर मिले। तो हंसने लगे, कहते हैं कि ये अगर बता दिया फिर तो खेल ही खराब हो जाएगा। मैंने कहा क्यों साहब, तो आप समझ लीजिए। तो अमित शाह जी घुसपैठियों को निकालने के नाम पर वोट मांग रहे, और ज्ञानेश गुप्ता घुसपैठियों की संख्या बता रहे हैं। ये देश को समझना पड़ेगा। दूसरा ठीक। सवाल जो मेरा सवाल है, आपने कहा कि छुपाया क्या, सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक और है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आज ज्ञानेश गुप्ता ने आधार का जिक्र कितनी बार किया कि ज्ञानेश वो आदेश जो आधार कार्ड है वो मान्य है, मान्य है, मान्य है एसआईआर के अंदर। ठीक। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिहार के एसआईआर की बात चल रही थी, चुनाव आयोग ने टूथ एंड नेल उसका विरोध किया कि नहीं किया, कि आधार बिल्कुल। कार्ड को सर आप शामिल मत कीजिए। ये लोग 10 जुलाई से शुरू हुए थे और सितंबर के आखिर तक ये एक ही बात करते रहे कि नया डॉक्यूमेंट मत जोड़िए, आधार को मत जोड़िए। अब इनको आधार का सहारा है। और कल्पना कीजिए अगर बिहार में आधार को सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी ना किया होता तो 50% लोग वोटर रहते, सारे बाकी सारे साफ हो जाते। याद रखिएगा इस बात को। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वहां से आधार कार्ड आया, और अब ये आधार कार्ड को पुकार रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबको एपिक दिए है ना वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक बात है। या किसी और ने दिए? हाँ। स्वप्निल श्रीवास्तव घर से छाप के देते हैं क्या, या हेमंत भी देता है चुनाव आयोग की? उसके बावजूद भी एपिक को आप क्यों नहीं मानते, इसके लिए ये आज भी एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा था, उसको साइड स्टेप करके भाग गए, और न्यायपालिका का आपको पता ही है जिस तरह के हालात है, क्या ही करें। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि ये ऐसा उन्होंने शब्द प्रयोग, आज बड़े अच्छे शब्द प्रयोग किए उन्होंने, शुद्धिकरण। मैं हैरान था कि यार एक ब्यूरोक्रेट इतनी शुद्ध हिंदी आरएसएस वाली कैसे बोल सकता है। शुद्धिकरण, विषय, ये बिल्कुल आरएसएस के टिपिकल वर्ड्स हैं। इसको बहुत उन्होंने स्मूथली प्रयोग किया। और उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि एसआईआर का पर्पस क्या है पूरे देश के अंदर। जो हाँ। मेरी छोटी सी समझ है चुनाव आयोग को कवर करने की 15-20 साल तक, एक छोटी सी समझ है कि हर साल चुनाव आयोग समरी रिवीजन करता है, हर साल विदाउट फेल। और हर साल 1 जनवरी को एक ब्लॉक से लेकर के लोकसभा तक की वोटर लिस्ट हर साल रिवाइज होती है। ठीक। उसको बोलते हैं समरी रिवीजन, एनुअली। वो चुनाव आयोग का मैंडेट है उसको करना ही। जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव होता है, उस साल उसकी स्पेशल समरी रिवीजन होती है। ठीक। तो एक समरी रिवीजन एनुअली हो रही है हर राज्य के अंदर, दूसरी समरी रिवीजन, स्पेशल समरी रिवीजन चुनाव वाले साल में हो रही है। उसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का क्या मतलब है, हाँ। ये हाँ। गणेश गुप्ता ने नहीं बताया। अगर नहीं, एक विदेशी, सवाल ये भी तो है ना हेमंत जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि आपने वो शब्द पकड़ा ज्ञानेश जी का, शुद्धिकरण। भाई बिहार में एसआईआर हुआ, शुद्धिकरण हो गया, ये खुद ही कह रहे हैं बार बार, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, वो जो कहावत है उसको तो बार बार चरितार्थ करते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिहार की वोटर लिस्ट जो है एकदम शुद्ध हो गई। उन तमाम शुद्धियों के बाद कितनी खामियां बिहार के इस वोटर लिस्ट में मिली, कितनी रिपोर्ट्स आई, उन तमाम चीजों पर एक जवाब ज्ञानेश कुमार जी की तरफ से नहीं आता है। खैर, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, और ये जनता के मन में होगा, मतदाताओं के मन में होगा सवाल, कि भाई आज की तारीख में ये जो एसआईआर है, इसको लेकर चुनाव आयोग इतनी हड़बड़ी में क्यों दिख रहा है? एक गजब की हड़बड़ी नहीं दिखती आपको? बिहार में चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले एसआईआर। अब अगले साल जहां जहां चुनाव होने हैं, चलो एसआईआर काम पे लगा दो। फरवरी तक आप पूरा एसआईआर निपटा भी देंगे। शुक्र नहीं है नहीं, फरवरी, नहीं नहीं, स्वप्निल शुक्र भाई है फरवरी तक का टाइम लिया, लेकिन इन्होंने, मैं तो ये सोच के स्वप्निल हैरान था इतना लंबा टाइम क्यों ले रहे हैं, ये तो 1 महीने में कर दे। जी। तो स्वप्निल भाई, नहीं शुद्धिकरण हाँ। जो है ना, शुद्धिकरण, हम्म। शुद्धिकरण का नाम उन्होंने लिया। तो मेरा एक बहुत ही हम्म। बेसिक सवाल है, एक कानून के छात्र के नाते और एक देश का एक वोटर, सजग वोटर के नाते, ये मान सकते हैं आप कि अगर हम्म। ज्ञानेश गुप्ता जी को शुद्धिकरण करना था तो हम्म। आपको 2024 के जो मई के लोकसभा चुनाव हुए उससे हम्म। पहले शुद्धिकरण करना चाहिए था या उसके बाद करना चाहिए था? हम्म। हम्म। मेरा मूल सवाल ये है कि क्या जो 2024 की वोटर लिस्ट थी, जिसमें हम्म। मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना गया, बेशक अल्पमत की सरकार, वो सूचियां हम्म। तो शुद्ध थी,
और 2024 से 2025 आते आते सारे देश की वोटर लिस्ट अशुद्ध हो गई और उनको शुद्धिकरण करने का अभियान चलाना पड़ा। इसका कोई जवाब है गणेश गुप्ता जी के पास कि मोदी जी का चुनाव अशुद्ध वोटर सूचियों से कैसे हुआ, क्यों हुआ? वो भी तो चुनाव आयोग में वही थे। राजीव कुमार अग्रवाल उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और ज्ञानेश गुप्ता उस समय क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उनको ये आइडिया 24 जून को कैसे आया एकदम, यानी कि जो मोदी जी के जो चुनाव किया उसने वो वोटर लिस्ट शुद्ध थी और उसके बाद एक साल के अंदर सारे देश की वोटर लिस्ट अशुद्ध हो गई। इसका कोई लॉजिक समझ में आए तो मुझे जरूर बताइएगा। एक सवाल तो मेरा, ये आपने कहा क्या क्या छुपाया, तो एक ये चीज भी छुपाई। और दूसरा सवाल, जब उनसे पूछा गया अब जब ये कैसे होगी अपने जो एसआईआर होगी, तो उन्होंने कहा अब लिंकिंग और जो डॉक्यूमेंट का जो वो है लिंकिंग करेंगे, जो लिंकिंग और अटैचमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है पूरे देश में। तो फिर बिहार में क्यों मांगे थे आपने? इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लिंकिंग और उसके वेरिफिकेशन के समय, मैचिंग के समय जिसको आप कहते हैं, वहां पर डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, अब बाकी देश में नहीं मांगेंगे। तो बिहार में ऐसी क्या परिस्थिति थी, उसका जवाब नहीं दिया। डीडुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स, ये सवाल आया। उनसे पूछा गया कि साहब आप डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका प्रयोग करेंगे या नहीं? तो उन्होंने एक बड़ा बचकाना, माफ कीजिएगा मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, उन्होंने एक बड़ा बचकाना जवाब दिया कि इसकी जरूरत ही नहीं। कैसे? अच्छा, सवाल पूछा गया, अगर डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, आपने बनवाया क्यों था? पहला सवाल तो ये। हम जैसे मंदबुद्धि से यही सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा, मैं इसको सरल भाषा में समझाता हूं, कि हमारा बीएलओ जाएगा स्वप्निल श्रीवास्तव के घर और वो उनको एक इन्यूमरेशन फॉर्म देगा, स्वप्निल श्रीवास्तव उसको साइन कर देंगे। ठीक, दिल्ली में वो रहते हैं, नोएडा में, जहां भी रहते हैं, उनके पास जाएगा, वो साइन कर देंगे, बात खत्म। अगर स्वप्निल श्रीवास्तव उसी फार्म को, उनका पूरे देश में एक फार्म बनेगा, अगर स्वप्निल श्रीवास्तव ने कहीं वोट बनवा रखी है, मान लीजिए यूपी में या कहीं और, अगर उनको वहां भी इन्यूमरेशन फार्म है, ध्यान सुनिएगा, और वो उसको साइन करते हैं, तो वो खुद जिम्मेदार होंगे और वो एक आपराधिक कृत्य होगा। तो आपके पास जब डीडुप्लीकेशन सर्टिफिकेट है, सॉफ्टवेयर है, तो आप ये चांस क्यों छोड़ते, इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। स्वप्निल श्रीवास्तव पे क्यों छोड़ रहे हैं? वो तो 5 जगह बनवाएगा। अभी आपने देखा ना कि वेस्ट बंगाल में कितने वोट हरियाणा के पकड़े ममता बनर्जी ने, पकड़े नहीं पकड़े? अरे मेरे खुद के नहीं हेमंत जी, मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो अपराध कर दिया है। मेरे तो 2 जगह वोट हैं ऑलरेडी, एक नोएडा में भी है, दूसरा सलेमपुर में भी है। मेरे तो 2 जगह वोट बने हुए हैं भाई, ये तो अपराध हमसे करा दिया है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए भारतीय दंड संहिता में कानून का प्रावधान है, कानून अपना काम करेंगे। यानी कि देश में आप हजारों मुकदमे दर्ज कराने को तैयार हो, जो कोई नहीं कराएगा। सबको पता है कारण क्या है। बिहार में वोट किसने बनवाए थे? बारवाड़ों के। कर्नाटक में किसने बारवाड़ों के वोट बनवाए थे? वेस्ट बंगाल में किसने बनवाए थे जो ममता बनर्जी ने पकड़े थे? वो सवाल तो मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूं। मेरा सवाल ये कि जब आपके पास डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एक झटके के अंदर नोटिस देके उस आदमी से ये क्यों नहीं पूछते हो कि भैया तुझे वोट कहां रखना है? वो बता देगा। ठीक है। हाँ, शुद्धिकरण का तरीका तो ये था। और साधारण शब्दों में बता दूं, ये जो चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम चलता है ना साल भर, उसमें क्या होता है, आमतौर पे ये मानता है चुनाव आयोग, जो पुराने चुनाव आयोग अब तक, ये आज वाले तो ज्यादा विद्वान है, पुराने वाले शायद ना समझते। तो इन्होंने, अब इस देश में क्या परंपरा चल रही है 1952 से लेकर के अब तक, कि हर साल जो वोटर रिवीजन होता है, समरी रिवीजन होता है, उसमें ये मान के चलता है चुनाव आयोग कि 98% सूचियां ठीक है, राइट। 1 से 2% सूची में क्या होता है कि कोई, किसी की डेथ हो गई, किसी ने जगह बदल ली, कोई दूसरी जगह चला गया, तो वो वोटर लिस्ट रिवाइज हो जाती है हर साल, और चुनाव से पहले स्पेशल समरी रिवीजन हो जाता है। तो इंटेंसिव रिवीजन की क्या जरूरत पड़ी? इस सवाल को ना तो किसी ने पूछा, वो पूरे को पूरे हजम कर गए। तो ये सारी वो बातें थी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप नेट टेक अवे कह सकते हो, कि एक तरफ अमित शाह जी घुसपैठिया चिल्ला रहे, उनको बाहर निकालने का वो कर रहे हैं, और घुसपैठियों की संख्या, ताजा नवीनतम एसआईआर होने के बावजूद घुसपैठियों की संख्या ना तो ज्ञानेश गुप्ता बता रहे और ना अमित शाह बता रहे। हम नंबर मेरे नहीं लिए सबसे बताएंगे, बड़े, सब क्या नहीं बताएंगे, ये संख्या अपने नहीं आप में बताएंगे, नंबर नहीं एक बताएंगे। अजूबा, मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा अजूबा ये है स्वप्निल भाई। एक सवाल और भी मन में आता है, और आज हमने जब सुबह-सुबह ये खबर आई कि भैया आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बाकायदा एसआईआर का ऐलान होगा, तो हमने तब भी ये सवाल पूछा था।
सवाल ये है हेमंत जी, क्या बिहार के बाद अब पूरे देश में उसी तरीके से वोट कटेंगे क्या? या फिर बिहार में जिस तरीके से फजीयत हुई है उसके बाद अब ज्ञानेश जी थोड़ा फूक-फूक के कदम उठाएँगे? नहीं नहीं, ज्ञानेश गुप्ता जी तो आज चैंपियन घोषित हो गए। आप हैरान रह हुँ, जाएंगे। ज्ञानेश हुँ, गुप्ता ने आज क्या कहा कि बिहार की एसआईआर जितनी स्पष्ट और सरल तो कोई हो ही नहीं सकती। एक भी अपील नहीं हुँ, आई, जीरो अपील। हुँ, कोई भी आदमी इसको देखेगा तो चौंक जाएगा, चौंक जाएगा हुँ, वो। 80 लाख वोट कट गए, 80 लाख वोट। हुँ, और वो कह रहे हैं कि साहब जीरो अपील। मेरा तो मूल सवाल है ज्ञानेश गुप्ता जी हुँ, से कि जो 80 लाख वोटर अब कटे हैं, उन्होंने तो हुँ, मोदी जी की उसमें वोट डाली थी। उनमें हुँ, से 60% ने, 70% ने, बिहार का जो भी वोटिंग परसेंटेज था लोकसभा चुनाव हाँ, में, क्या उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था? नहीं। आज वो कैसे गायब हाँ, हो गए? ठीक बात है। तब वो सूची शुद्ध कैसे थी? तब वो हुँ, वोटिंग के पात्र कैसे थे? और अब मोदी जी हुँ, के बनने के बाद वो अपात्र कैसे हो गए? इस सवाल का हाँ, जवाब कौन देगा? ज्ञानेश गुप्ता जी ने। ठीक बात। उन्होंने तो अपनी पीठ थपथपा ली कि जीरो अपील है, हुँ, खत्म बात, मेरे हुँ, पास तो कोई अपील ही नहीं आई, बात ही खत्म हो गई। हुँ, और बहुत सारे लोग हुँ, जिनको चुनाव आयोग के इश्यूज की समझ नहीं है, वो इस पे लहलोट भी हो जाएंगे। असली हुँ, मुद्दे पे आइए। असली मुद्दा क्या है? 1952 से लेकर के और 2004 तक भारत में 8 बार एसआईआर हुई। 8 बार। हुँ, वो क्यों हुई थी? उस समय हमारे पास वोटर सूची वगैरह इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज नहीं थी। हुँ, 2004 में चुनाव आयोग ने एक फैसला किया, और कॉन्शियस फैसला किया, कि अब हमारे पास पूरे देश के अंदर कंप्यूटराइज्ड वोटर लिस्ट है, along with हुँ, photographs of the voters। तो उसके बाद इंटेंसिव रिवीजन, ओ सॉरी क्या नाम है, समरी रिवीजन करना भी आसान हो गया, और स्पेशल समरी हुँ, रिवीजन करना भी आसान हो गया। 2004 से 2024 तक किसी को यह विचार नहीं आया क्रांतिकारी कि देश में इंटेंसिव रिवीजन किया जाए। ये केवल माननीय ज्ञानेश गुप्ता जी को रात को, जैसे ट्रंप को होता है ना, ट्रंप को रात को सपना आता है, वो एक ट्वीट कर देता है और सुबह नीति बन जाती है। इसी हाँ, तरीके से माननीय गणेश गुप्ता जी को सपना आया, हाँ, और आज वो बता रहे थे कि 24 तारीख को ही पूरे देश में, 24 जून को ही पूरे देश में हमने फैसला कर दिया था हुँ, कि अब एसआईआर होगी। हुँ, उससे पहले किस पॉलिटिकल पार्टी से बात की, नहीं की, क्या किया, उसका कोई खाता हुँ, नहीं। मेरे आप हुँ, जैसे कुछ सिर्फ ना समझ लोगों ने इनको एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, एक्टिविस्ट ने, हुँ, कि साहब एसआईआर करने का जो आपने फैसला लिया था, उसकी सारी फाइल का कॉपी दे दीजिए। बहुत सामान्य सी बात है, और बहुत ही हाँ, साधारण मामला है। जवाब पता है ठीक क्या बात है। आया आपको चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग से क्या जवाब आया पता है आपको? कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, जाइए। यानी कि बिना अच्छा, रिकॉर्ड के ये एसआईआर का फैसला कर दिया गणेश गुप्ता जी ने। ये वो स्टाइल है जैसे मोदी जी हुँ, पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं हुँ, मोदी जी, पता है ना आपको? ऐसे। तो ज्ञानेश हाँ, गुप्ता वो जी ने ऐसे ऐसे फैसला किया, ऐसे फैसला किया ज्ञानेश गुप्ता जी ने, और एसआईआर होगी हुँ, देश में। वो खुद ही हुँ, कह रहे, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड आयोग के पास नहीं है। बिना हुँ, रिकॉर्ड के एसआईआर तो केवल ज्ञानेश गुप्ता करा सकते हैं। हुँ, हर चीज का लॉजिक, रीजनिंग, हर चीज का फाइल पे होगा। और उसके बाद तीनों इलेक्शन कमिश्नर बैठ के फैसला करेंगे फाइल पे कि ये करना हुँ, चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे होगा, सारे का सारा प्रोसेस। और हुँ, जब एक्टिविस्टों ने मांगा, तो चुनाव आयोग ने ब्लैटेंटली मना कर दिया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ये आपकी हुँ, पारदर्शिता है, ये आपकी निष्पक्षता है, ये आपकी जवाबदेही है, ये आपकी ईमानदारी है। नया लोकतंत्र मुबारक हो। ठीक बात है। नया लोकतंत्र मुबारक हो। हेमंत जी चलते-चलते एक छोटा-सा सवाल आखिरी और सवाल बड़ा सीधा। भई चुनाव आयोग आज की तारीख में मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी मनमर्जी चला रहा है। अपोज़िशन चिल्ला रहा है, कई एजेंसियाँ चिल्ला रही हैं, कई लोग चिल्ला रहे हैं, कई एनजीओ चिल्ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, ये भी हम सबको पता है, न्यायपालिका की भी स्थिति वही है। कोई तरीका, कोई तरीकेकार अब आपको दिखता है बचा हुआ है इस नए वाले लोकतंत्र भई ये जो नया लोकतंत्र आपने कहा नया लोकतंत्र मुबारक हो, तो पुराने वाले लोकतंत्र तक पहुँचने का कोई और तरीका तरीकेकार अब आपको दिखता है क्या? नहीं नहीं, आप राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं। आपके हाँ। ऊपर भारतीय न्याय संहिता के अंदर देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए। जब नया हुँ, लोकतंत्र मिल गया, तो पुराने की बात हुँ। क्यों करते हैं आप? इसमें हाँ, जिए, इसमें जिए, इसमें रच बस जाइए, भक्त बनिए, हाँ। और आगे बढ़िए। आगे इतना हुँ, तेजी से विकास भारत कर रहा है, डंकापति के राज में इतना डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। देख रहे हैं ना सुबह, हुँ। वो क्या नाम है अपना, डोनाल्ड ट्रंप हर रोज सुबह उठते पहला काम डंका बजाने का करता है। उसको, उस बेचारे जी। को और कोई काम ही नहीं है। जब से है भारत का पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुँ, हुआ है, कोई हुँ, एक दिन मुझे ढूंढ के बताइएगा, आपको तो बहुत समझ है सिस्टम की, आप सारी चीजों को देखते हैं, आप रिसर्चर बहुत बढ़िया है।
कोई एक दिन बताइए जिस दिन ट्रंप ने मोदी का डंका नहीं बजाया हो। ठीक। ठीक बात है। तो भगत भगत लहलोट है, आप भी आनंद लीजिए, इतना ही कह सकता हूं मैं। हम्म हम्म चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत जी जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी। और कुल मिलाकर निश्चित तौर पे इस बात को समझ लीजिए कि नया लोकतंत्र है तो पुराने लोकतंत्र की जरूरत क्या है। तो इस नए लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी शर्त भी हेमंत जी ने जरूर बताई है, और वो शर्त है कि नए लोकतंत्र में डंकापति के भक्त बनिए और मजे लीजिए, सुकून से रहिए। बाकी हम लोगों का क्या है, हम तो खामखा के सवाल उठाते रहते हैं, उठाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया।